हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो साथियों, डीएसएसबी हिंदी सेशन की हम अपनी वाक्यों में परिवर्तन की क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से जो डीएसएसबी में प्रीवियस ईयर में आए हुए ओल्ड पेपर सॉल्यूशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसमें मैं आपको अभी जो 2014 से लेकर 2022-23 तक के जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख रहे हैं। इसके बाद इसका जैसे जैसे लेवल बढ़ा है और चेंज होता गया है, मतलब पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे, आपने देखा बहुत ही आसान आसान से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लेकिन अब इसका जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया है। एडवांस लेवल से बहुत मतलब बहुत ही एडवांस क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं अब हिंदी में। तो वो जब हम इसकी नेक्स्ट 2022 और 23 की क्वेश्चन पेपर इसके जस्ट बाद शुरू करेंगे, जैसे ही हमारी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। ये लास्ट टॉपिक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, इसके बाद जस्ट हम शुरू करेंगे 2023-24 के क्वेश्चन, 22-23 के सॉरी। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं वाक्यों का परिवर्तन की क्लास नंबर 4। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष व्यंजन है। तो निम्न में से कौन सा घोष व्यंजन है। तो घोष व्यंजन क्या होता है। व्यंजन उच्चारण के आधार पर दो तरह के बताए गए, मतलब भेद पाए जाते हैं। कौन कौन से, घोष और अघोष। घोष व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता हो उन्हें घोष व्यंजन कहा जाता है। घोष व्यंजन मतलब जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। स्वर स्वर तंत्रियों में कंपन होता हो, वे वर्ण क्या कहलाते हैं। घोष। तंत्रियों में कंपन हो, कंपन या झनकृत, झनकार, कंपन हो। कंपन को झनकृत, कहीं कहीं झनकृत भी लिखा हुआ आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन कहलाते हैं घोष व्यंजन। ठीक है, और अघोष व्यंजन क्या होता है कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें कहा जाता है अघोष व्यंजन। क्लियर। तो इस घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डा हो गया, ना हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये घोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अघोष व्यंजन होते हैं ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। जैसे का, खा, पंच, ये पंचवर्ग जो है उसके पहला और दूसरा अक्षर का, खा। ठीक है, टा, ठा, ऐसे, चा, छा, ये होते हैं मतलब अघोष व्यंजन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा घोष व्यंजन है। डा, था, दा, पा, ऐसे पा, फा। तो ये है इसका आंसर डा। क्लियर। डा जो होगा ये है घोष व्यंजन का उदाहरण। ता, था। ठीक है, ता, था और पा, फा, ये सब कौन से हैं, ये अघोष व्यंजन के उदाहरण हैं, इन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब अघोष व्यंजन की परिभाषा तो मैंने आपको बता ही दी थी, कौन कौन सी क्या थी, कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें क्या बोला जाता है, अघोष व्यंजन। और कौन कौन से थे वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, कुछ के बता दिए थे, अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से उन्हें देखेंगे कि कौन कौन से अघोष व्यंजन होते हैं। तो अघोष व्यंजन कौन से हैं, जैसे ऑप्शन क्या है, छ, दा, ना और ला। ठीक है, तो मैंने बताया था चा, छा, ये क्या है, अघोष व्यंजन के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर होगा। जबकि दा, ना और ला, दा, ना और ला, ये क्या है, ये घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है, घोष व्यंजन के उदाहरण हैं।
घोष व्यंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं? द, ण, ला, और जबकि जो है ये हो गया है अघोष व्यंजन का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? मतलब हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अक्षर या वर्ण पाए जाते हैं? ऑप्शन है 52, 45 और 51 और ऑप्शन नंबर 4 42। तो कितने? ये डीएसएसबी प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा 2015 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 52 वर्ण पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? ऑप्शन क्या है? 10, 12, 11, 9। तो इसका सही आंसर होगा 11। 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? आ, छोटा आ वाला ये, बड़ा आ, ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ये री, ऋषि वाला री, री, फिर छोटी ए, बड़ी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से ये 11 स्वर होते हैं। आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? अनुस्वार कितने हैं? ऑप्शन क्या है? 4, 3, 2 या 1। तो अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है जैसे कि जो ये अंग की ये अंग, इसे अनुस्वार कहा जाता है। क्या? अनुस्वार कहा जाता है इसको, अंग। जैसे कि आप देखते होंगे, नाम देखते होंगे संजय, संजय। तो यहाँ पर जो ऊपर बिंदी लगाई जाती है ये अनुस्वार बिंदी कहलाती है। संजय हो गया, ऐसे ही बहुत से नाम जो आप अपना मतलब सोच सकते हैं, जहाँ पर भी ये बिंदी लगती है ये अनुस्वार होती। तो हिंदी में अनुस्वार कितने होते हैं? केवल एक ही अनुस्वार होता है, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? हिंदी की देवनागरी लिपि में विसर्ग आपको बताने हैं, कुल कितने हैं। तो विसर्ग कौन सा होता है? अंगा, अभी आप अंग देखा, और ये है अंगहा, इसे अंगहा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये जो विसर्ग लगी हुई आप देख रहे हैं आप, इसे अंगहा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? हा से। हाँ, जैसे कि निहि रोग, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, निहि, निहि रोग, निहि रोग। ठीक है, जैसे ये विसर्ग का यूज किया गया है, नी के आगे निहि रोग इसे पढ़ा जाएगा ऐसे, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? हा। ये तो एक ही विसर्ग होता है हिंदी की देवनागरी लिपि में, केवल एक विसर्ग ही पाया जाता है, तो इसका आंसर भी एक ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उससे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे, ऑप्शन नंबर 1 सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहली है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई एक। दूसरी हो गई है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरी हो गई नाम धातु, नाम धातु, नाम धातु क्रिया। और चौथी है कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। पांचवी क्रिया जो है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवी क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक
प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता एक कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत ही दूसरा कार्य करने लग जाए, तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे कि उसने पढ़ाई करने मतलब खाना नहीं, उसने नहाकर भोजन किया, तो जैसे में क्या होता है कि पहले उसने नहाया, उसके बाद भोजन किया, एक क्रिया समाप्त की, नहाकर भोजन किया। ठीक है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको बताई थी, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, जैसे कि अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। ये दोनों क्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? ऑप्शन क्या है? उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा। ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पूर्वकालिक क्रिया अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि उसने नहाकर भोजन किया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य करने लग जाए, तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो यही आपका आंसर है, उसने नहाकर भोजन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है? उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है? लघुता, सादृश्य, गौण या सहायक। लोअर डिवीजन क्लर्क या एलडीसी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें आपको बताना है जो उपनाम शब्द है उसमें उप का सही अर्थ क्या होगा। उपनाम में उप का सही अर्थ होता है गौण। ठीक है। लघुता, सादृश्य, गौण और सहायक में से सही आंसर क्या होगा? गौण या सामान्य। उप का सही क्या होता है? सामान्य। क्लियर। समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द का बहुवचन में किस विशेष स्थिति में प्रयोग हुआ है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या है, इसमें समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए, तो इसमें क्या है? होश शब्द जो है का बहुवचन में प्रयोग किस विशेष स्थिति में हुआ है? आपको होश का प्रयोग किस विशेष बुक कंडीशन बतानी है जिसमें होश का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन पहला है, अभिमान या अधिकार सूचक शब्द के रूप में हुआ है, आदरार्थक बहुवचन के रूप में हुआ है, विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, या समुदाय सूचक शब्द के रूप में। ठीक है। तो होश जो है वो एक बहुवचन शब्द है। ठीक है। इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है? बहुवचन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यही इसका सही आंसर है। एलडीसी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? हार प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय का अर्थ होता है जैसे कि प्रति, प्रति धन प्लस ए, प्रति का होता है प्रति प्लस ए या प्रति धन ए। प्रति का होता है, प्रति का अर्थ होता है पास, और ए का अर्थ होता है पीछे चलने वाला। ठीक है। पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हार, ये बताना है कि किस शब्द में हार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि लोहार, ऑप्शन दूसरा है खेवनहार, जाननहार और पालनहार। ठीक है। एलडीसी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उपसर्ग और प्रत्यय जो टॉपिक है उसमें से प्रत्यय से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 लोहार। लोहार में क्या है? हार प्रत्यय का यूज ना करके आर प्रत्यय का यूज किया गया है। लोहार। लोहार जो है वो लौह से बनता है। किससे? लौह, लोहा या लौह। और इसको लौह को आकार देने के कारण, जो आकार देता है उसे क्या बोला जाता है? लोहार। ठीक है। और जब इसमें लौह में
आर प्रत्यय जोड़ देते हैं, आर प्रत्यय जोड़ देते हैं, तब एक नया शब्द बनता है लोहार। क्या बनता है? लोहार भी बोलते हैं इसे, या लोहार, लोहार। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा लोहार, जबकि खेवनहार, जाननहार और पालनहार ये सभी हार प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। किससे? हार प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। कौन कौन से? खेवनहार, जाननहार और पालनहार। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ वो होती हैं जो आपके मुख के ऊपर जो छत होती है उसके अगले वाले भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है। जो हम लोगों का मुंह होता है उसके ऊपर जो अवकाश, ऊपर छत वाला पार्ट होता है, उसके अगले वाले भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें मूर्धन्य ध्वनियाँ कहा जाता है। ठीक है? तो कौन कौन सी? जैसे कि ऑप्शन क्या है? च, छा, जा, झा। ऑप्शन दूसरा टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है? ये चारों ऑप्शन आपने देखे, एलडीसी परीक्षा में आपसे पूछा गया है। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होंगी? टा। जैसे आप बोल के देखिए, टा, ठा, जो आपका मुंह का छत के अगले वाले भाग में के सहायता से जिनका उच्चारण होता है वो होते हैं ट, ठ, ड, ढा। तो यही आपका आंसर होगा। ये मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। कौन सी? एक बार देख लेते हैं। टा वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें मूर्धन्य ध्वनियाँ कहा जाता है। जो टा वर्ग की 5 वर्ग होते, मैं आपको बता दूं। कचट तप, ऐसे याद रखना। क, च, ट, त और पा। ठीक है? का वर्ग ये कंठ की सहायता से, चा वर्ग दंत की सहायता से, ऐसे ही टा वर्ग जो होता है मूर्धन्य ध्वनियाँ। टा, ठा, धा, धा और अणा। ठीक है? ये जो हो गई ये मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऐसे ही ता जो है वो तालु से बोला जाता है, और पा वर्ग जो है वो ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। किससे? ओष्ठ की सहायता से। पा, फा, वा, भा। ठीक है? ये ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। और ये ता वर्ग जो है वो तालु की सहायता से बोला जाता है, तालु। और इसके शब्द कौन से होते? ता, था, ता, था, दा, धा और ना, ना। ये और का ये कंठ की सहायता से बोला जाता है। किसकी? कंठ। कंठ की सहायता से बोलने वाले शब्द होते हैं। कौन कौन से? का, खा, गा और घा, साथ ही अणा। ये और चा जो है वो इससे दंत्य की सहायता से बोला जाता है। दंत्य, दंत्य की सहायता से बोला जाने वाला। ठीक है? कौन कौन से हैं ये? च, छ, ज, झ और अणा, ये वाला अणा। ठीक है? क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि जो पंचवर्ग होते हैं कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? जैसे का है ठा वर्ग। कौन कौन से शब्द हैं? का, ख, गा, घ, ड़ा। ऐसे ही चा का है दंत, जो दांतों की सहायता, जिनके उच्चारण में दांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? दंतों की मतलब दांतों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है। च, छ, ज, झ और ये णा। और टा जो है वो मूर्धन्य ध्वनि होती है। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ऐसे ही ता जो है वो तालु, तालु की सहायता से बोला जाता है। त, थ, द, ध, न। और पा वर्ग जो है ओष्ठ की सहायता से। पा वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो भी देख लेते हैं। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ठीक? कौन से? पा वर्ग जो है वो ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। पा वर्ग जो है ओष्ठ की सहायता से, ओष्ठ, इनके उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले शब्द जो होते हैं वो पा वर्ग के होते हैं। और कौन कौन से शब्द हैं? वो हैं प, फ, व, भ और मा। ये भी आप एक बार देख लीजिए, अगर आपकी एग्जाम में पूछ ले तो आप इनको अच्छे से याद करके जाना। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
टा ठा डा ढा। क्लियर। नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत या सामान्य भूत? तो नरेश सो रहा था, इसमें कौन सा होगा? पूर्ण भूत। पूरी तरह से कि वो सो रहा था, पूर्णता का बोध कराते हैं, तो ये पूर्ण भूत। भूत इसलिए क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो आपको इसमें सर्वनाम बताना है कि गांधी जी अपना काम आप करते थे, कौन सा सर्वनाम है तो वो बताना है। काम आप करते थे और गांधी जी, तो गांधी जी क्या हो गए? गांधी जी संज्ञा हो गए, गांधी जी संज्ञा हो गए। ठीक है। करते थे क्रिया हो गई, क्रिया हो गई। और आप जो है वो सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम है ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम जिसमें कर्ता स्वयं ही कार्य करता हो या क्रिया करता हो, जैसे स्वयं, स्वयं अपने आप में एक निजवाचक, खुद, खुद, आप, ये निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है ये निजवाचक सर्वनाम। क्लियर। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आप। इसका मतलब पूछा है वाक्य में सर्वनाम, तो आप इसका सही आंसर है। ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में। बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण आपको बताना है कि बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है। तो सच, बड़ों ने कहा और सच, तो कहा और बड़ों ने। ठीक है। तो इसमें जो विशेषण क्या, बड़ों तो हो गया विशेष से, जो कार्य कर रहा है विशेष से क्या हो गया? बड़ों ने। कहा है तो ये क्या होगी? क्रिया। अब बचा है विशेषण, आपसे पूछा गया, तो सच जो होगा वो विशेषण होगा। और सच यहाँ ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही दिया गया है, पेपर में आया था 2018 में प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो ऑप्शन दोनों में मतलब जो आंसर था वो 2 ऑप्शन में 1 और 4 में था, तो इसे मतलब बाहर कर दिया गया था। तो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, तो सही आंसर इसका है सच। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन सी क्रिया है? मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अन्य कर्मक या कोई नहीं? प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2018, तो इसमें आंसर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि जो मिठाई है वो, और ये ललचाते, ये मिठाई जो है वो कर्म, जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया की प्रधानता का बोध हो, ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है। जैसे कर्म के आधार पर ये मिठाई जो है वो कर्म, और ललचाते हैं ये क्या हो गया? ये क्रिया हो गई। ठीक है। ये क्रिया होगी, तो प्रधानता का बोध किसमें? कर्म के अनुसार। मिठाई को देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो कर्म के अनुसार क्रिया की प्रधानता का बोध हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर अकर्मक क्रिया होगा। अगले देखते हैं। शब्द का तद्भव रूप है, शब्द का तद्भव रूप है, यहाँ पर जो है वो नग्न शब्द क्या होगा? नग्न। नग्न शब्द का तद्भव रूप आपको यहाँ मिसप्रिंट हो गया है इसमें, इस क्वेश्चन में, तो इसमें आपको नग्न शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है। नाग, नंगा, नग या नाना? प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2018 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर तद्भव रूप क्या होगा? नंगा। नग्न का होता है नंगा। ठीक है। तद्भव मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई थी कि तद्भव क्या होते हैं, तत्सम तद्भव, इनकी परिभाषा मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है। ऑप्शन क्या है? मुस्कुराहट उसकी, नहीं किसी की। ठीक है। ऑप्शन दूसरा है उसकी, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 किसी की। तो उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, तो इसमें मुस्कुराहट क्या है? संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा है ये।
भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मुस्कुराहट कैसी संज्ञा है? ये एक भाववाचक संज्ञा है और यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण आपसे पूछा है। और ये धीरे धीरे कौन सा ये रीतिवाचक, धीरे धीरे आप मतलब सॉरी आ गई, और इसका ऑप्शन देखते हैं। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन में आप दिया गया है आ गई, दूसरा ऑप्शन गाड़ी, तीसरा ऑप्शन स्टेशन और चौथा ऑप्शन है धीरे धीरे। पूछा गया है आपसे क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता कौन सा बता रहा है। तो गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, तो गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, स्टेशन पर आ गई, तो धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे आई गाड़ी? धीरे धीरे। तो क्रिया का विशेषता ये बता रहा है, क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। और ये किस टाइप का क्रिया विशेषण है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, मैंने कल आपको इसके बारे में अच्छे से बताया था कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है जो किसी कार्य की तरीके का बोध कराएं, तरीके या ढंग का बोध कराएं, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तरीका बताते हों, तो गाड़ी कैसे स्टेशन पर आई, इस तरह से आप क्वेश्चन लगाकर ही देखिए, गाड़ी स्टेशन पर कैसे आई, तो धीरे धीरे ऐसे निकल के आराम से आ जाएगा। धीरे धीरे स्टेशन पर आई, जो तरीका या ढंग का बोध कराते हों उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीजी का संबंध किससे? जीजा से है। उसी प्रकार विधवा का संबंध किससे होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऐसे रीजनिंग में भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीजी का संबंध जीजा से है। जीजी का अर्थ होता है बहन, बड़ी बहन या दीदी। ठीक है, तो विधवा का संबंध किससे होगा? ऑप्शन क्या? विधव, ऑप्शन दूसरा है विधिव, ऑप्शन तीसरा विधुर, ऑप्शन चौथा विधुष। तो प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो विधवा का संबंध किससे होता है? विधुर। मतलब विधवा क्या होता है? ऐसी स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, तो वह स्त्री विधवा कहलाती है। और ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, ऐसा पुरुष क्या कहलाता है? विधुर कहलाता है, विधुर। तो यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। हेमा मालिनी एक सफल नटी है, वह नृत्य भी करती हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है। आपको इस स्टेटमेंट में सर्वनाम बताना है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 हेमा मालिनी, ऑप्शन नंबर 2 सफल, ऑप्शन नंबर 3 वह, और ऑप्शन नंबर 4 एक। ठीक है, हेमा मालिनी, तो अब देखते हैं हेमा मालिनी क्या है। हेमा मालिनी एक संज्ञा, क्योंकि ये नाम का बोध करा रही है। हेमा मालिनी क्या है? एक संज्ञा या नाउन है। सफल क्या हो गई? विशेषण हो गया, जो हेमा मालिनी की विशेषता बता रहा है। कैसी नर्तकी है वो एक सफल नर्तकी है। ठीक है, तो एक सफल नर्तकी है, तो ये सफल क्या है? ये विशेषण हो गया। और वह जो होगा वह सर्वनाम होगा, क्योंकि ये हेमा मालिनी की नाम की जगह यूज किया गया है, तो सर्वनाम क्या होगा? वह। और एक जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये भी विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से आप समझ गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको सर्वनाम पूछा गया तो सही आंसर होगा वह। ठीक है, हेमा मालिनी क्या है? संज्ञा और सफल विशेषण है, जबकि वह सर्वनाम और एक भी संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य क्रिया के लिए एक उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या होगा? प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2018 में आया है। तो शेर दहाड़ता है, इसका सही आंसर होगा सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है, शेर दहाड़ता है, इसका सही आंसर होगा अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, गृह शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको। गृह शब्द का तद्भव रूप, ऑप्शन नंबर 1 घर, ऑप्शन 2 गृह, ऑप्शन नंबर 3 गेह, ऑप्शन नंबर 4 जो है इनमें से कोई नहीं। 2018 प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गृह शब्द का तद्भव रूप है।
तो इसका सही आंसर होगा, गृह का अर्थ होता है घर। तो तद्भव में गृह एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है, घर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप की, जब ये जो वाक्यों का परिवर्तन टॉपिक है, इसमें कोई पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के से संबंधित नहीं, बल्कि इसमें पूरी हिंदी के कहीं से भी उठा के क्वेश्चन डाल देता है, जिसमें आपने देख ही रहे होंगे, संज्ञा सर्वनाम से लेके तत्सम तद्भव विशेषण विशेष, यस, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। संज्ञा क्या होता है, मतलब किसी व्यक्ति, जाति या स्थान का जो बोध कराता है, किसी व्यक्ति स्थान का जो बोध कराए वह संज्ञा कहलाता है। नाम, व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या है, मोहन मेरा है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। मोहन मेरा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो मोहन है वो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। मेरा क्या हो गया, सर्वनाम। ठीक है, और है क्या है, क्रिया हो गई। तो इसका सही आंसर होगा मोहन। मोहन संज्ञा है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2014 में भी आपसे पूछा गया था, कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा गया, 2014-15 में, और ये 2018 में फिर रिपीट हो गया है। बाघ का स्त्रीलिंग रूप बाघी, बाघनी, बाघानी, और ऑप्शन नंबर 4 बाघिनी। तो यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 बाघिनी। ठीक है, बाघिनी। इसकी वर्तनी भी देख लीजिए, ये ही इसका सही, जब ये ऐसा लिखा हुआ मिले यही सही आंसर होगा, बाघिनी। क्लियर। वचन बदलिए, एक ऋषि। ठीक है, ऋषि जो है, एक ऋषि का बहुवचन आपको बताना है। तो ऋषि क्या है, ऋषि एक ऐसा शब्द होता है जो मतलब बहुवचन के रूप में भी प्रयोगी किया जाता है। एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में सेम ही रहता है, ऋषि, ऋषियें, ऋषियाँ या ऋषियों। तो इसका सही आंसर होगा ऋषि। ऋषि एक वचन और बहुवचन वाला शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य काल का है। थोड़ी देर पहले गए हैं, भूत, वर्तमान, भविष्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ी देर पहले गए हैं मतलब वो जा चुके हैं, तो ये भूतकाल का शब्द हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सही क्वेश्चन था, 2018 में आया हुआ है ये। काली गाय अधिक दूध देती है, इसमें आपको विशेषण बताना है। काली गाय, तो गाय कैसी है, गाय काली है, तो गाय की विशेषता क्या हो गई, काली। गाय की विशेषता क्या हो गई, काली। काली किसकी विशेषता है, गाय की। गाय एक विशेष्य है और काली क्या है, विशेषण। जिसकी विशेषता विशेषण बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो गाय क्या है, एक विशेष्य है, और कैसी है, काली। काली क्या हो गया, काली विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण है ये एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक में एक रंग बोधक विशेषण होता है, उस टाइप का ये विशेषण है, जिसमें काला, नीला, पीला, हरा, सुनहरा, इस टाइप के जो कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए तो वो क्या है, गुणवाचक विशेषण का रंग बोधक गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, इसी तरह से अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है, तो दूध कितना देती है, अधिक। तो अधिक भी क्या है, विशेषण है। कौन सा, ये परिमाणवाचक विशेषण है। अधिक दूध देती, अधिक भी विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, विशेषण कौन सा टाइप का है ये, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का अर्थ होता है माप, परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे लीटर, अधिक, अल्प, इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध 3 किलो आटा, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन था कि काली गाय अधिक दूध देती, इस वाक्य में विशेषण है गाय, दूध, काली और अधिक देती है। ये 4 ऑप्शन है, आपने देख लिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, काली और अधिक। मैंने आपको बताया था काली कौन सा है, ये गुणवाचक विशेषण है, और अधिक परिमाणवाचक विशेषण का टाइप है। ठीक है, तो सही आंसर होगा काली और अधिक। अगला क्वेश्चन, व्याकरणित्या हिंदी में कितने काल हैं। हिंदी में कितने काल हैं, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 3 होगा।
ये 39 नहीं बल्कि 3 होगा। तो हिंदी में कितने काल होते हैं? 3 काल होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, बहुत ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2018 में। सादा का भाववाचक संज्ञा, सादा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सादे, सादगी, सादी या सीधा? तो सादा का भाववाचक संज्ञा होता है सादगी। क्लियर? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इनमें से सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है। कोई, नहीं, आप, तुम। ठीक है, इनमें से सर्वनाम नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही है जो सर्वनाम नहीं है? कोई, कौन, क्यों, कौन, कोई, कौन, क्यों, कौन, ये सर्वनाम होते हैं। नहीं, सर्वनाम नहीं है, यही आपका आंसर है। जबकि आप और तुम ये भी सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आप निजवाचक हो गया, ये अन्य पुरुष। ठीक है, तुम जो है वो अन्य पुरुष सर्वनाम होता है, जबकि आप निजवाचक सर्वनाम का प्रकार है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी से पद का बहुवचन रूप लिख, बहुवचन बताना है आपको नदी का। ठीक है, ऑप्शन क्या है? नदियों से, नदिया से, नदियों से या नदी से। तो नदी से का आपको बताना है इसका बहुवचन रूप क्या होगा। नदी से का होता है ऑप्शन नंबर 1, नदियों से। प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? नदियों से। यही नदी से का बहुवचन रूप होगा। मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होता है। ठीक है, मोहन गाता है, तो इसका आपको संदिग्ध वर्तमान काल बताना है। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होते हैं? ऐसे काल जो जिनके उच्चार मतलब जिन ऐसे ऐसे मतलब काल जिसमें संदिग्धता बनी रहती है, कार्य की या क्रिया की संदिग्धता सदैव बनी रहती है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मोहन गाया, मोहन ने गाना, मोहन ने गाया होगा, मोहन गाता होगा, मोहन गाएगा। ठीक है, तो ये काल आपको वर्तमान काल में क्या होता है? मोहन गाता होगा। जैसे मोहन गाता है तो क्या है ये? मोहन गाया, ये क्या हो गया? ये पास्ट, ये नहीं होगा। मोहन ने गाया होगा, ये भविष्य काल का हो गया, तो ये भी नहीं होगा। मोहन गाएगा, ये भी भविष्य काल। तो मोहन गाता होगा इस संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि मोहन गा रहा होगा या नहीं। ठीक है, मोहन गाता होगा, ये क्या हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल में है, क्योंकि गाता होगा यहाँ जो होगा ये क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, संदिग्धता को या संदेह को प्रदर्शित करता है। इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि वो ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, मोहन गाता होगा। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन। मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है का पद परिचय दीजिए। आपको इसमें पढ़ता है का बताना है। ऑप्शन क्या है? सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग एक वचन, इसका कर्म पुस्तक है। ठीक है, इसका कर्म पुस्तक है। ये जो मोहन पुस्तक पढ़ता है ये क्या है? ये सामान्य वर्तमान काल का मतलब सामान्य वो सॉरी वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें क्या है कि जब कर्ता कर्ता के, हाँ इसमें क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, कर्ता के आधार पर जब क्रिया की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, जब कर्ता के आधार पर, कर्ता के आधार पर, कर्ता के आधार पर क्रिया की प्रधानता का बोध हो, क्रिया की प्रधानता का बोध हो, क्रिया की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा इसमें सही से इसका सही आंसर होगा। सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग और एक वचन, इसका कर्म क्या है? पुस्तक है।
तो कर्तृवाच्य क्या होता है कि कर्ता के आधार पर क्रिया की प्रधानता का बोध हो, ऐसे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। अकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन, इसका कर्म मोहन मोहन है। ठीक है। सकर्मक क्रिया भाववाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन, इसका कर्म मोहन है। अकर्मक क्रिया कर्मवाच्य, वर्तमान काल, स्त्रीलिंग, एक वचन, इसका कर्ता पुस्तक है। तो जैसा कि मैं इस सेंटेंस को पढ़ के, इस वाक्य को पढ़ के लगा पता चल रहा है कि जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन की मतलब कर्ता के आधार पर क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ता है, क्रिया की प्रधानता का बोध हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है। तो आपको हमने चारों ऑप्शन देखे, तो उनमें से सिर्फ पहले ऑप्शन में ही कर्तृवाच्य का ही प्रयोग किया गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, यही सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग और एक वचन, इसका पुस्तक क्या है, कर्म। ठीक है। तो यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें इसी ऑप्शन से मैच करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है? बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है कु, दूसरा है प्र, तीसरा ना और चौथा है ला। ठीक है। तो आप उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले प्रयोग होकर उसका अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। ठीक है। तो उसे बोला जाता है उपसर्ग। ठीक है। शब्द के पहले। तो आप एक एक बार इन सबको पहले प्रयोग करके देख लीजिए कि कौन सा इसके साथ सही मैच करेगा। ठीक है। तो जैसे बल है, बल के साथ कू लगा देंगे तो क्या बनेगा, कुबल। ठीक है। तो ये कोई वर्ड नहीं हो, जबकि इसके साथ प्र लगा देंगे तो क्या बनेगा, प्रबल। तो प्रबल यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है। नावल और लावल नहीं, बल्कि सही आंसर क्या होगा, प्रबल, क्योंकि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, प्र उपसर्ग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य में कर्तृवाच्य कौन सा है? उससे दो पत्र लिखे जाएंगे। अब आप ये देखना कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर मतलब भविष्य काल के बारे में बोध कराता है, तो इसका कर्तृवाच्य भी भविष्य काल में ही होगा। कर्तृवाच्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता के आधार पर क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है। जैसे उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। उसने दो पत्र लिखा, वे दो पत्र लिखे, वह दो पत्र लिखता है, वह दो पत्र लिखेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ देखिए कर्ता क्या होगा, वह दो पत्र लिखेगा, यही आपका सही आंसर होगा। उससे, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे। ठीक है। यानी कि इसके आधार पर किसकी लिखे जाएंगे कि इसकी प्रधानता का बोध होता है। ठीक है। उससे क्या है, ये कर्ता है और ये क्रिया है, और इसमें क्रिया की प्रधानता का बोध हो वो कर्तृवाच्य वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, वह दो पत्र लिखेगा। 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, बू। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यय क्या होता है, हमेशा वाक्य के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है। नाई, ये भी नहीं होगा। ई, ये भी नहीं, बल्कि क्या है, आई प्रत्यय। बुनाई, ये बुनाई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है, यही आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। फागुन, वत्स, वानर या फूल। ठीक है। टीएसएसबी असिस्टेंट सुप्रीडेंट परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर क्या होगा, फूल। ठीक है। इसका फूल क्या होगा, सही आंसर होगा। फूल का तत्सम होता है पुष्प। क्या होता है, पुष्प। पुष्प, ये इसका सही आंसर होता है, पुष्प। फूल का तत्सम होता है पुष्प। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है? टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणबोधक, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक? टीएसएसबी
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको बताना है टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है। तो टिकाऊ जो है वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाण बोधक विशेषण को वो होते हैं जो माप का बोध कराते हैं, जैसे 3 लीटर दूध, 4 लीटर तेल, 2 किलो आटा, 10 किलो घी। इस टाइप के अगर कहीं भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो वो परिमाण बोधक होते हैं। सार्वनामिक विशेषण होते हैं जैसे कि आप, वह, ठीक है, आप, वह, कोई, कौन। इस टाइप के क्वेश्चन जो वर्ड आपको किसी भी मतलब वाक्य में लिखे हुए मिले तो समझ लेना वो सार्वनामिक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण जो संख्याओं का मतलब किसी भी वाक्य में संख्याओं का बोध कराते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, लाखों, करोड़ों। इस टाइप के जो होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इनके भी अलग अलग टाइप हैं जिन्हें हम हिंदी की प्रॉपर विशेषण और विशेष्य वाला टॉपिक करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं होगा इससे, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आपको तद्भव बताना है, नहीं है, ठीक है। धीरज, दीपक, दही और दूब। तो जो इनमें से ये कौन सा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट परीक्षा 2019 में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, आपको तद्भव बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें 3 तो तद्भव दिए गए, एक ऐसा जो वो शब्द है जो तत्सम है, ठीक है। तो धीरज ये सही है, दीपक यही नहीं है। दीपक का क्या होता है, दिया। दिया जो होता है वो तद्भव शब्द है, जबकि दीपक जो है वो तत्सम शब्द है। दही ये सही है, दही, इसका सही आंसर जो है वो दीपक होगा, ठीक है। धीरज का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, धैर्य। धीरज का तत्सम शब्द धैर्य होता है। दही का दधी, दधी, दही का दधी होता है। दूब का होता है दूर्वा। दूब एक घास होती है, इसका होता है दूर्वा, जो पूजा पाठ में काम आती है, ठीक है। पूजा यज्ञ वगैरह जब होता है तब ये घास काम आती है, तो दूब का होता है दूर्वा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से विदेश शब्द कौन सा, विदेशी शब्द आपको बताना है कौन सा है। चिड़िया, टिकट, पगड़ी और लोटा। बहुत आसान सा ही क्वेश्चन था। टिकट ये एक क्या है, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है टिकट, क्लियर। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको इसमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन क्या है, पत्थर, पंख, पलंग या पक्षी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट परीक्षा 2019 में ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो पक्षी जो है वो तत्सम शब्द है। पत्थर का क्या होगा तत्सम, प्रस्तर। पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर। ऐसे ही पंख का होता है पक्ष। ये जो खा वाला वर्ड जहां भी यूज हो तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जहां जिस शब्द में खा मिले, ठीक है, वो तद्भव होंगे। क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। और इस तत्सम शब्दों में खा की स्थान पर कौन सा, ये क्षत्रिय वाला छा यूज होता है इस तत्सम शब्द में, ठीक है। ऐसे ही पंख है तो यहाँ इसका क्या होगा, पक्ष। पलंग का होता है तत्सम पर्यंक। क्या होता है, पर्यंक। पलंग का तत्सम होता है पर्यंक, ठीक है। पलंग का तत्सम क्या होता है, पर्यंक। एक बार देख लीजिए, पत्थर का तत्सम प्रस्तर, पंख का पक्ष और पलंग का पर्यंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, अब आपको तद्भव बताना है। ऑप्शन क्या है, नग्न, स्थान, दमन या धान। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट परीक्षा 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। नग्न, स्थान, दमन या धान। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यही धान। धान का तत्सम क्या होता है, धान्य। इसका तत्सम होता है धान्य। बाकी ये तीनों जो हैं वो तत्सम शब्द हैं, ठीक है, तत्सम शब्द हैं। नग्न का तद्भव शब्द क्या होगा, नग्न का तद्भव होता है नंगा, ठीक है। स्थान का होता है थान, स्थान का क्या होता है, थान। और दमन का होता है दमित, दमित, क्लियर। एक बार देख लीजिए आप,
नग्न का नंगा, स्थान का थान और दमन का होता है दमित। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उसे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। 45 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो एक या एक से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे ऑप्शन देखते हैं, भी, पर, और, अरे। ठीक है, ये आप ऑप्शन है क्या, भी, पर, और ऑप्शन नंबर 4 अरे। जैसा कि आपको देखकर लग रहा होगा क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 अरे क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी या विस्मय बोधक शब्द है। कौन सा शब्द है ये विस्मय बोधक शब्द है, विस्मय बोधक शब्द। जैसे अरे हो गया, वाह हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, ऐसे शब्द जो होते हैं वो विस्मय बोधक, और इसका जो सिंबल चिन्ह होता है वो हमेशा इससे प्रदर्शित किया जाता है। ये विस्मय बोधक चिन्ह शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे अरे वाह, अरे वाह, जब हम किसी की तारीफ या प्रशंसा करते हैं वाह। ठीक है, जब हमें पीड़ा ईड़ा हो तो ओह, दर्द हो रहा हो, पीड़ा हो रही है तो ओह। ठीक है, रुदन के लिए आह शब्द, जब कोई रोता है तो उसके लिए ऐसे, ये एक्सक्लेमेटरी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसी जब ये जो 3 ऑप्शन आपको और दिए गए हैं, भी, पर, और, ये जो हैं ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। जैसे कि राम आया और गया, राम आया और गया, कृष्णा ने खाना खाया और सो गया, कृष्णा ने भोजन किया और सो गया। ठीक है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या तुम भी साथ चलोगे? इस टाइप की जो मतलब जोड़ने वाले शब्द, जैसे भी, पर, और, ये क्या है, ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। ठीक है, ये 3 जो वर्ड हैं आप देख लीजिए, भी, पर, और, ये क्या होते हैं, ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया मैंने कल आपको बताई थी, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, सुखाना, दिखना, जागना या फिर कहना। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है ऑप्शन नंबर 1 सुखाना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, निजवाचक सर्वनाम आप, मैं, तू, वह। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 और मैं। ठीक है, तो ये दोनों ही निजवाचक नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर 1 आप, सॉरी, निजवाचक सर्वनाम मैं, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मैं एक निजवाचक सर्वनाम है, जो कहीं कहीं आप जो है उसे भी निजवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में ले लिया जाए। जब लेखक या वक्ता स्वयं के लिए कोई बात कहता है तो उसे आप, जैसे आपने कुछ पुस्तक भी पढ़ी होंगी तो वहाँ पर जीवन परिचय लिखा हुआ मिलता है किसी राइटर का या किसी कवि का, ऑथर का, तो क्या लिखता है कि आप यहाँ पैदा हुए, इसके बाद आपने यहाँ शिक्षा प्राप्त की, तो इसे भी निजवाचक की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो ये भी, ये दोनों ही आप मान लीजिए आपके आंसर हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो आप इसका यूज ज़्यादा करना, ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 48, बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है? जैसा कि मैंने कल आपको कुछ कीवर्ड बताए थे जिससे आप पहचान सकते हो कि वो किस प्रकार की संज्ञा है, उन्हीं में से एक वर्ड था पन। तो आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, पन। तो बड़प्पन जो है वो एक क्या है, ऑप्शन क्या है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि इसका सही आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जहाँ किसी शब्द के पीछे पन, त्व, ता, आ, ई और आई आता हो तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे या भाववाचक संज्ञा का रूप होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बड़प्पन किस प्रकार का किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है बड़प्पन। अधिकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सिंपल सा है, उपसर्ग जो होते हैं क्या होते हैं, किसी शब्दों के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो कर, कार, आ और अधि, ये तो होंगे ही नहीं दोनों, क्यों? क्योंकि ये
कर जो है वो कोई यहाँ है ही नहीं, इसमें मात्रा का ये वर्तनी ही अशुद्ध है। और कार जो है वो पीछे लगा हुआ है, क्या है ये प्रत्यय हो सकता है। और पूछा आपसे उपसर्ग गया है, आ उपसर्ग या आदि, तो सही आंसर होगा अधि उपसर्ग। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अधिकार में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये 2019 में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का एक प्रकार नहीं है? वाक्य का प्रकार नहीं है, ठीक है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, कुटिल वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो इसमें से क्या होगा? कुटिल वाक्य आपका सही आंसर होगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सरल, मिश्र और संयुक्त, ठीक है। कुटिल वाक्य ये वाक्य का प्रकार नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों बस आज इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल अपनी वाक्यों का परिवर्तन की क्लास नंबर 5 में, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।